इस किले के साथ पारस पत्थर की कहानी कितनी रहस्यमय है और कितनी मिथ्या है। चलिए आपको लेके जाते हैं किले के अंदर। धरती के इस भाग से, जिसे हम सब मध्य प्रदेश कहते हैं, मौजूद है कुछ बेशकीमती खजाने जो यहाँ की ऐतिहासिक विरासत और बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में हमारे सामने है। मगर आज भी एकांत में, लोगों की नजरों से परे, इसी प्रदेश की गहराइयों में छिपा है कुछ ऐसा, उतना ही बहुमूल्य, उतना ही ऐतिहासिक, जिसे आप तक पहुंचाने का काम हम यानी दी संडे स्टूडियो करता है। कभी सुदूर जंगलों से आपके लिए कुछ अनमोल चीजें पेश करके, तो कभी लोगों के बीच मौजूद उन जानी पहचानी हस्तियों के रूप में, और कभी कभी तो सालों से खड़ी इन ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में। आज भी हम आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज मध्य प्रदेश की जमीन पर सदियों से स्थापित एक ऐसे ही रहस्यमयी किले में ले जाने वाले हैं। एक ऐसे ही रहस्यमयी किले में जहां छुपे हैं हैरतअंगेज रहस्य, जैसे इस किले के साथ पारस पत्थर की कहानी कितनी रहस्यमय है और कितनी मिथ्या है। और साथ ही रायसेन का ये किला मुगल और राजपूत दोनों ही शासकों का मिला जुला उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको राजपूत और मुगल शैली की कई छोटी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ रायसेन का ये किला प्राचीन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा हुआ है। यह रहस्यमय किला मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जहां जाने के लिए हमको इंदौर से करीब 249 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। रायसेन पहुंचते ही दूर ही से पहाड़ी पर देखने पर हमें यह रहस्यमय किला देखने को मिला। मगर इस किले पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। सामने थी एक बड़ी सी पहाड़ी, जिस पर पहुंचने के लिए लगभग 500 से 700 सीढ़ियों पर चढ़ना था। इस किले तक पहुंचने में एक और बाधा टीम के सामने आ रही थी, और वो थी इस किले के रास्ते में आने वाले 9 द्वार और 13 बुर्ज। हर द्वार को पार करने के बाद रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी ऊंचाई पर बने होने के बावजूद इस किले का आर्किटेक्चर इतना सुरक्षित कैसे है। हालांकि इस किले का निर्माण मध्य प्रदेश के बाकी किलों की अपेक्षा काफी प्राचीन समय में ही हो गया था। कहते हैं इस किले का निर्माण लगभग 1200 ईस्वी में हुआ था, और फिर बहुत से मुगल और राजपूत राजाओं ने बारी बारी से यहाँ हुकूमत की। क्योंकि इस किले के निर्माण के जो साक्ष्य मिलते हैं, रायसेन किले का जो प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ की जो स्थापत्य शैली है, उसके जो प्रमाण मिलते हैं वो 11वीं शताब्दी यानी कि सन 1200 के आसपास से प्रारंभ होते हैं, जो अवशेष मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी के सभी जितने भी स्मारक है या जो हम मूर्तियाँ अथवा जो प्रासाद भवन देख रहे हैं वो 12वीं शताब्दी की हैं। इसमें समय समय पर अलग अलग शासकों का शासन रहा, जिनमें मांडू के सुल्तान भी थे, दिल्ली की ओर से आए हुए मुगल्स भी थे, और लोकल जो बुंदेलास थे और जो राजपूत शासक थे उनकी ओर से भी इसमें समय समय पर अलग अलग चीज़ों का निर्माण करवाया गया।
जैसे कि आप देखेंगे तो वहाँ पर एक मस्जिद भी है जो इबादत गाह के रूप में वापर में आती थी, काम में आती थी, और साथ ही एक महादेव भगवान का मंदिर भी है। तो इन दोनों चीज़ों का एक तालमेल जो है वो उस समय में जो शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था, और उसका जो है उपयोग वो लोग करते थे। साथ ही साथ जो इसका स्थापत्य है वो मांडू से मिलता जुलता दिखाई पड़ता है। उसके जो डोम्स हैं, उसका जो आर्किटेक्चर में जो निशेज़ हैं, जो कि बारीक जो कारीगरी हम जिसे कहते हैं, पत्थरों का उपयोग किस तरीके से, कितनी ऊंचाई और कैसे कैसे मेहराब होंगे, कैसे स्तंभ होंगे, कितने द्वार होंगे, तो ये जो है मांडू से कैसे यहाँ पर आया, या वो सिमिलर क्यों हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि मांडू सुल्तान्स के अंडर ये किला रहा है एक समय। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए खुद उनका सिर काट दिया। और शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्कों को गलवाकर बनवाई गई ये तोपें आज भी किले के एक हिस्से में रखी हुई हैं। बड़ी सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक राजा के आक्रमण से अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद अपनी पत्नी का और इस किले की महारानी का सर अपने ही हाथों से काट दिया। इस किले के एक और हिस्से में हमें एक बहुत ही अलग सा कमरा देखने को मिला, जिसमें बने खांचों पर ईत्र की शीशी की तरह नक्काशी की गई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ एक समय पर शायद बेशकीमती ईत्र की शीशियां रखी जाती हों। वैसे इस किले में पारस पत्थर होने का दावा कितना सच है और कितना मिथ्या, इस बात को तो साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के एक सर्वे के अनुसार इस किले पर यह बात पूरी तरीके से अब नकारने योग्य रही है। जहाँ तक पारस पत्थर की बात आती है, ऐसी भ्रांतियाँ या जनश्रुतियाँ, लोक कथाएँ और भी जगहों पर सुनी या देखी जाती है, और ये ऑफ द रिकॉर्ड कई बार होती है। ऐसी दंत कथाएँ लोगों में ज़्यादातर प्रचलित होती है। जहाँ तक रायसेन किले की बात है, वहाँ पर सिर्फ पारस पत्थर एकमात्र कारण नहीं था कि उस किले को फतह किया जाए और पारस पत्थर पाया जाए। ऐसा कहा जाता है कि पारस पत्थर की वजह से हमले हुए। इसके अलावा जो मूल जो कारण है वो है इसका एक कूटनीतिक जगह पर इस भौगोलिक स्थिति में होना। इस किले को एक पहाड़ी पर तो बनाया गया था, 11वीं शताब्दी से आज तक ही जीवंत था। उसके साथ साथ यहाँ पर आप चारों ओर से प्लेन से घिरे हुए हैं, मतलब ज़्यादा पहाड़ियाँ भी नहीं है, जो जिसे कहते हैं हम समतली मैदान। उन मैदानी इलाकों में यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है, उज्जैन जो सूबा लगता था, उसके अंतर्गत रायसेन का जो किला है वो आता था सल्तनत पीरियड की बात अगर हम बात करें तो। लेकिन उसके अलावा भी जब ये मुग़ल शासकों के पास था, मांडू के सुल्तानों के पास था, उस दौरान भी यहाँ पर दूसरे शासकों द्वारा हमले किए गए थे इस किले को काबिज करने के लिए, ना कि पत्थर पाने के लिए। पत्थर पाना एक ऐसा सांकेतिक हम उसे कारण कह सकते हैं। ऐसी एक दंतकथा महेश्वर, जो कि होलकरों की राजधानी रही है, वहाँ पर भी हुई है कि वहाँ पर भी पारस पत्थर है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता। इस किले के चप्पे चप्पे पर मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक मिश्रित अनुभव देखा जा सकता है। साथ ही इस किले के प्रांगण में एक अधूरा शिव मंदिर है जो अब जर्जर हालत में है। कहा जाता है कि हर शिवरात्रि पे यहाँ पर यह शिव मंदिर को भक्तों के लिए खोला भी जाता है।